विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं के सिद्धांत भाग 1 पर चर्चा करेंगे। आज के इस सत्र में हम एनसीईआरटी अनुभाग 7.1 और 7.2 का अध्ययन करेंगे। ये अस्वीकरण है। आइए आज के व्याख्यान के सीखने के उद्देश्य पर नजर डालते हैं। आज हम जीवित जीवों के प्रजनन के बारे में जानेंगे और ये प्रक्रिया जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। अगले चरण में हम ये विश्लेषण करेंगे कि प्रजातियों पर्यावरणीय विभिन्नताओं के अनुकूल कैसे बनती हैं, जो जैविक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है और आबादी को उनके आसपास के माहौल में बदलाव होने पर भी जीवित रहने में अनुमति देता है। अंत में हम समझाएंगे कि जीव क्यों प्रजनन के दौरान सटीक प्रतिलिपियां नहीं बनाते, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि डीएनए की प्रतिलिपि बनाते समय होने वाले सूक्ष्म रासायनिक विभिन्नताएं ये सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह से समान नहीं होते। आइए आज के सत्र की अनुक्रमणिका पर नजर डालते हैं। हम प्रजनन के उद्देश्य को समझेंगे और जीवन की निरंतरता के लिए ये क्यों आवश्यक है, इसके साथ परिचय से शुरुआत करेंगे। अगले चरण में हम डीएनए प्रतिकृतिकरण की जैव रासायनिक प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि सूक्ष्म रासायनिक अंतर क्यों उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण संतति अपने जनकों के सदृश तो होती है, परंतु उनके पूर्णतः समान नहीं देती। फिर हम विश्लेषण करेंगे कि विभिन्नता एक अस्तित्व उपकरण के रूप में कैसे कार्य करता है, जो प्रजातियों को अनुकूलित करने और यदि उनका पर्यावरण अचानक बदल जाता है तो जीवित रहने में मदद करता है। आगे बढ़ते हुए हम एकल जीवों द्वारा साथी के बिना प्रजनन के लिए उपयोग किए जाने वाली अलैंगिक तरीकों जैसे विखंडन और कलिका जनन की जांच करेंगे। इसके बाद हम एक सारांश के साथ समाप्त करेंगे। हम एनसीईआरटी के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को भी हल करेंगे ताकि हमने जो सीखा है उसको लागू कर सकें और किसी भी शंका को स्पष्ट कर सकें। अंत में हम कुछ मुख्य बिंदुओं के साथ इस सत्र को समाप्त करेंगे और आपके अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए कुछ रोचक प्रश्न देंगे। तो प्रजनन एक मौलिक जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपनी संतान का उत्पादन करते हैं ताकि पीढ़ियों के बीच जाति की निरंतरता सुनिश्चित हो सके। हालांकि ये एकल व्यक्ति के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन यह आबादी के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। ये प्रक्रिया माता पिता के आनुवंशिक सामग्री के हस्तांतरण को सुगम बनाती है, जिससे लक्षणों का वंशानुक्रम होता है, जबकि जाति के बदलने पर्यावरण के अनुकूल बने रहने के लिए आवश्यक परिवर्तनों का परिचय होता है। प्रजनन वे जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव ऐसी नई संतति उत्पन्न करते हैं जो अपने जनकों की मूल शारीरिक अभिकल्पना और विशेषताओं को साझा करते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया एक प्रजाति के जारी रहने के लिए आवश्यक मौलिक विशेषता है जो समय के साथ विलुप्त होने से रोकती है। जनक पीढ़ियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जिससे आनुवंशिक पदार्थ जनकों से संतति में स्थानांतरित होता है और आनुवंशिक लक्षण बने रहते हैं। प्रक्रिया जनसंख्या के भीतर आनुवंशिक विविधता का प्रस्तुत करती है। ये विभिन्नताएं अनुकूलन और परिवर्तित वातावरण में एक प्रजाति के दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक प्रेरक है। चलिए देखते हैं कि प्रजनन की आवश्यकताएं क्यों होती है।
प्रजनन वे आवश्यक प्रक्रिया है जो विलुप्त होने से रोकती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि जब भी व्यक्तिगत जीव मर जाते हैं तो नई पीढ़ियों पीढ़ियों के माध्यम से प्रजाति का अस्तित्व जारी रहता है। अपने अनेक संतानों को उत्पन्न करके प्रजनन बड़ी आबादी पैदा करता है। ये संख्यात्मक शक्ति एक प्रजाति को उसकी विशिष्ट पारिस्थितिक निक्षेत्र के भीतर आसानी से देखने योग्य और स्थापित कर देती है। प्रजनन समय के साथ प्रत्येक जैविक संबंध बनाए रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि आनुवंशिक जानकारी लगातार माता पिता से संतानों में गुजरती है, जिससे करोड़ों वर्षों तक प्रजाति की पहचान संरक्षित रहती है। एक ही प्रजाति के जीव एक जैसे दिखते हैं क्योंकि उनके मूल शारीरिक अभिकल्पना एक जैसी होती है। ये संरचनात्मक समानता एक जैसी जैविक निर्देशों के पालन करने का भौतिक परिमाण है। किसी जीव के द्वारा एक विशिष्ट शारीरिक अभिकल्पना को बनाने के लिए इससे विस्तृत जैविक निलामों का एक समुच्चय चाहिए। ये रूपरेखाएं शारीरिक संरचना से लेकर आंतरिक कार्यों तक प्रत्येक विशेषताओं को निर्धारित करती हैं। जनक का सबसे मौलिक कार्य इन रूपरेखाओं की प्रतिलिपि बनाना है। एक नई संतति के निर्माण से पूर्व जनकों को अपने आंतरिक निर्देशों को प्रतिकृतिकरण करना होता है ताकि संतति के विकास के लिए एक मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। ये जैविक रूपरेखाएं कोशिका नाभिका में पाए जाने वाले डीएनए अणुओं से संग्रहित होते हैं। डीएनए सभी आनुवंशिक जानकारी का रासायनिक वाहक हैं, जिनमें जीव को बनाए रखने और उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक विशिष्ट कूट शामिल होते हैं। चलिए डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के लिए या बनाने की क्रिया विधि और कोशिका विभाजन प्रक्रिया की अवधारणा पर चर्चा करते हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से अपने डीएनए की 2 प्रतियां बनाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक नई कोशिका को आनुवंशिक पदार्थ का एक पूर्ण समुच्चय प्राप्त हो। यह प्रक्रिया जैसे डीएनए प्रतिकृतिकरण करता है या प्रतिकरण कहा जाता है, कोशिका चक्र की एस अवस्था से संपन्न होती है और ये वृद्धि, मरम्मत तथा जनक के लिए अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में डीएनए कुंडलनी खुल जाती है और डीएनए पॉलीमरेज, जिसे किण्वक प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड को उसके पूरक क्षार के साथ जोड़कर नई लड़ियां के संरक्षण में सहायक करते हैं, जिसके फलस्वरूप दो समरूप डीएनए अणु निर्मित होते हैं। जब डीएनए की प्रतिलिपि बन जाती है तो मूल कोशिका 2 नई संतति कोशिकाएं में विभाजित होती है। हालांकि डीएनए अकेले नहीं रह सकता, इसलिए कोशिका अपने कोशिका तंत्र जैसे कोशिका द्रव और ऑर्गेनेल्स नामक छोटे अंग की भी प्रतिलिपि बनाती है ताकि नई कोशिकाएं जीवित रह सकें। जैसे कि विभाजन समाप्त होता है, प्रत्येक नई कोशिका को 2 चीजें प्राप्त होती हैं: डीएनए की एक प्रतिलिपि और अपनी स्वयं की कोशिकीय यंत्रावली का एक समुच्चय। ये नई कोशिका को संदर्भ रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक दोनों डीएनए और उपकरण प्रदान करता है और उसके स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक उपकरण। क्योंकि दोनों कोशिकाएं एक ही मूल कोशिका से बनी हैं, वे एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। हालांकि वे अलग अलग हैं क्योंकि जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं कभी 100% पूर्ण नहीं होती। डीएनए की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले छोटे छोटे प्राकृतिक अंतर हर नई कोशिका को दूसरी से थोड़ा अलग बना देती हैं।
अब चलिए बात करते हैं परिवर्तन के बारे में। डीएनए प्रतिकृतिकरण की जैव रासायनिक प्रक्रिया अंतयत सटीक है, किंतु ये 100% त्रुटिहीन नहीं है, क्योंकि ये जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं पर निर्भर करती है। इसलिए कोशिका द्वारा अपने आनुवांशिक कूट की प्रतिलिपि बनाते समय सूक्ष्म त्रुटियों के होने की सदैव एक सांख्यिकीय संभावना बनी रहती है। प्रतिकृतिकरण के समय होने वाली ये त्रुटियां विभिन्नताओं को जन्म देती हैं, जो डीएनए अनुक्रम में सूक्ष्म परिवर्तन है। इसका अर्थ ये है कि यद्यपि संतति अपने जनकों से गुण विरासत में प्राप्त करती है, तथापि नई डीएनए रूपरेखा मूल सांचे से किंचित भिन्न होती है। कुछ मामलों में डीएनए में होने वाले विभिन्नताओं इतने गहरे होते हैं कि नया कोशिकीय तंत्र बदले हुए निर्देशों के साथ कार्य नहीं कर पाता। ये घातक परिवर्तन नई कोशिका या जीव की मृत्यु का कारण बनते हैं, उससे पहले कि ये विकसित या प्रजनन कर सकें। ऐसी विविधताएं जो घातक नहीं होती, जीव को जीवित रहने और संभाविक रूप से फलने फूलने की अनुमति देती हैं। कई पीढ़ियों के बाद ये जीवित विविधताएं जमा होती हैं और आगे भेजी जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नई विशेषताओं का विकास और नई प्रजातियों का उदय होता है, जो अपने वातावरण के लिए बेहतर ढंग से अनुकूलित होती हैं। हम इस चर्चा को विभिन्नता पर जारी रखेंगे। कोई भी जैव रासायनिक क्रिया पूरी तरह सटीक नहीं होती, क्योंकि किण्वक से होने वाली प्रकृतियां तापमान के बदलाव और रासायनिक रुकावटों से प्रभावित होती हैं। सुधार करने वाली आधुनिक प्रणालियों के बावजूद कोशिका के भीतर जटिल अणुओं से बनने के दौरान 100% शुद्धता की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस रासायनिक प्रक्रिया के सीधे परिणाम के कारण डीएनए के बनने की प्रक्रिया के स्वाभाविक रूप से कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। ये असल में न्यूक्लियोटाइड के क्रम से होने वाली मामूली बदलाव या त्रुटियां होती हैं, जिसकी वजह से नई डीएनए लड़ी अपने मूल पैतृक सांचे से थोड़ी अलग हो जाती हैं। किसी विभिन्नता का जैविक परिमाण उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। आनुवांशिक कूट में कुछ परिवर्तन इतने गंभीर हो सकते हैं कि वे जीवन के लिए आवश्यक प्रोटीन कूटन निर्देशों को बदल देते हैं। यदि कोई उत्परिवर्तन का प्रमुख चयापचय प्रक्रिया को बाधित करता है, तो परिणाम स्वरूप कोशिका तंत्र कार्य करने में विफल रहता है, जिससे विभिन्नता घातक बन जाती है और कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अधिकांश सफल जनन घटनाओं में परिणाम स्वरूप ऐसी संतति उत्पन्न होती है जो अपने जनकों में समान होती है, किंतु पूर्णतः उनके प्रतिरूप नहीं होते। ये सूक्ष्म अहानिकारक विभिन्नताएं ये सुनिश्चित करती हैं कि नए जीव अपनी जाति का सामान्य शारीरिक अभिकल्पना को बनाए रखें, जबकि उनमें ऐसे अद्वितीय व्यक्तिगत गुण भी हो जो उनके अपने जनकों की पीढ़ी से विभिन्न बनाते हैं। ये संचित सूक्ष्म अंतर विकास के लिए मुख्य आधार के रूप में कार्य करता है। एक आबादी के भीतर विविधता विभिन्न गुणों का एक समूह प्रदान करती है, जो प्राकृतिक चयन की अनुमति देता है। कई पीढ़ियों में अनुकूल विविधता प्रजातियों को बदलते वातावरण के अनुकूल बनने में सक्षम बनाती हैं और अंततः नई प्रजातियों को उत्पत्ति का कारण बनती हैं। आइए देखते हैं कि विभिन्नता जीवित रहने में कैसे मदद करती है। प्रत्येक जीवों की आबादी एक विशिष्ट निषेध रखती है, जो परिस्थिति तंत्र में भीतर एक अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका और स्थिति है। ये निषेध विशिष्ट पर्यावरणीय मापदंडों जैसे
पोषक तत्वों की उपलब्धता, तापमान और आवास संरचना द्वारा परिभाषित होते हैं। किसी प्रजाति के अपने आवास में सफलतापूर्वक जीवित रहने के लिए उससे एक समान शारीरिक अभिकल्पना बनाए रखनी होती है। जनन के दौरान डीएनए का प्रतिकृतिकरण इस संरचनात्मक निरंतरता को सुनिश्चित करता है, जिससे संतति उन शारीरिक विशेषताओं और कार्यों को विरासत में प्राप्त करती हैं जो उनके विशिष्ट वातावरण में अनुकूल होते हैं। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर नहीं होते। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं या जल स्तर में उतार बढ़ाव जैसे कारणों के कारण पर्यावरणीय परिस्थितियों अचानक बदल जाती हैं। यदि ये परिवर्तन बहुत अधिक होते हैं तो वे किसी प्रजाति की मानक शारीरिक बनावट को नई परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त बना सकती हैं। किसी समष्टि के भीतर विभिन्नताएं एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करती हैं। यदि कोई समष्टि पूर्णतः समान प्रतिरूपों से बनी है तो कोई भी पर्यावरणीय आपदा पूरी प्रजाति को समाप्त कर सकती है। इसके विपरीत यदि विभिन्न गुण मौजूद हों तो कुछ जीवों में नई परिस्थितियों में जीवित रहने और जनन करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हो सकती हैं। ताप प्रतिरोधी जीवाणु जैसे कि गर्म चश्मों या गहरे समुद्री निकास द्वारा में पाए जाने वाले उच्च तापमान में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। उनमें विशेष किण्वक और प्रोटीन होते हैं जो अत्यधिक ताप पर भी सक्रिय रहते हैं। यह अनुकूलन उन्हें ऐसे वातावरण में फलने फूलने में सक्षम बनाता है जहां अधिकांश अन्य जीव जीवित नहीं रह सकते, जिससे वे जीव विज्ञानों में चरमजीवी के महत्वपूर्ण उदाहरण बन जाते हैं। आइए खमीर और फफूंदी की तुलना करें और अंतर समझें। देखिए, खमीर और फफूंदी यद्यपि दोनों कवक हैं, परंतु उनमें वृद्धि और जनन की रणनीतियां में बहुत ही अंतर दर्शाते हैं। खमीर एक कोशिकीय जीव है जो मुख्य रूप से मुकुलन के माध्यम से तेजी से विकसित होता है और नम, गर्म और शर्करायुक्त वातावरण में कोशिकाओं के समूह बनाता है। इसके विपरीत फफूंदी बहुकोशिकीय कवक है जो नम एवं अंधेरे स्थानों में जैविक पदार्थों पर तंतुओं के जाल के रूप में धीमी गति से विकसित होते हैं। ये खुरदरे धब्बे बनाते हैं और बीजाणुओं के माध्यम से जनन करते हैं। इस प्रकार अपनी भिन्न कोशिकाएं संरचना और जनन विधियों के कारण उनके विकास के स्वरूप और पसंदीदा वातावरण अलग अलग होते हैं। चलिए गतिविधि के माध्यम से हम इसको समझते हैं। गतिविधि 7.1 की सहायता से हम समझते हैं। लगभग 10 ग्राम चीनी को 100 मिलीलीटर पानी में घोलें। इस घोल को 100 मिलीलीटर लें और इसमें खमीर के कुछ दाने डालें। परखलनी के मुख पर रुई का दांत लगाएं और उसे किसी गर्म स्थान पर रख दें। 1 या 2 घंटे के बाद परीक्षण नलिका से एक स्लाइड पर खमीर संस्कृति की एक छोटी बूंद डालें और उसे एक कवर स्लिप से ढक दें। स्लाइड और सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखें। आइए उद्देश्यों को देखते हैं। पहला उद्देश्य सूक्ष्मदर्शी के नीचे खमीर कोशिकाओं का अवलोकन करना है। द्वितीय उद्देश्य कलम द्वारा खमीर कोशिका का प्रजनन को समझना है। आवश्यक सामग्री है चीनी, पानी, खमीर कण, परीक्षण नलिका, सूती रुई की डाल, सूक्ष्मदर्शी, स्लाइड, कवर स्लिप। आइए प्रक्रिया देखते हैं। निम्नलिखित चरण है। चीनी का घोल बनाएं। परखलनी में 20 ml विलयन में खमीर डालें। कपास में प्लग करें। 1 से 2 घंटे के लिए गर्म रखें। रुई की डांट लगाएं और इसे 1 से 2 घंटे के लिए किसी गर्म स्थान पर रख दें।
देखें कि कैसे इसे एक चमत्कारिक रूप में सूक्ष्मदर्शी के तहत देखा जा सकता है। चलिए एक अवलोकन पर चर्चा करते हैं। सूक्ष्मदर्शी के देखने पर अंडाकार या गोलाकार खमीर कोशिकाएं दिखाई देंगी। खमीर कोशिकाएं जैसे कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसे आमतौर पर अंडाकार या गोल दिखाई देती हैं और मूलकून और मुकुलन के माध्यम से जनन करती हैं। यह लैंगिक प्रतिक्रिया छोटी कलिकाओं के प्रकट होने से पहचानी जाती हैं, जो सीधा मात्र कोशिकाओं से उभरती हैं और अंततः स्वतंत्र जीव बनने के लिए पृथक हो जाती हैं। नई छोटी पुत्री कोशिकाएं अभी भी शारीरिक रूप से बड़ी मूल कोशिका से जुड़ी होती हैं, जो कलना प्रजनन चक्र के मध्यवर्ती चरण को दर्शाती हैं, इससे पहले कि पूर्ण अगलाव हो। जब मुकुलन की प्रक्रिया तीव्र होती है तो नई संतति कोशिकाएं अपने जनक से पूरी तरह पृथक होने में से पूर्व ही स्वयं मुकुल बनाना प्रारंभ कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप परस्पर जुड़ी हुई कोशिकाओं की एक लंबी श्रृंखला या समूह बन जाता है। निष्कर्ष देखते हैं। खमीर मूलकन के माध्यम से जनन करता है, जो कि एक अलैंगिक प्रक्रिया है। इसमें मात्र कोशिकाओं पर एक छोटा उभार या कलिका बनती है, जो परिपक्व होकर अंततः एक स्वतंत्र जीव बनने के लिए पृथक हो जाती है। अनुकूल परिस्थितियां विशेष रूप से ऊष्मा की उपस्थिति और शर्करा आधारित पोषक तत्व से स्रोत कोशिका विभाजन को तेज करके और तीव्र जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ऊर्जा और तापमान स्थिरता प्रदान करती हैं। चलिए अब गतिविधि 7.2 पर चर्चा करते हैं। ब्रेड का एक टुकड़ा गीला करें और उसे ठंडी, नर्म और अंधेरी जगह पर रखें। आवधर्क लेंस की सहायता से टुकड़े की सतह का अवलोकन करें। 1 सप्ताह के लिए अपने अवलोकनों को दर्ज करें। रोटी पर फफूंदी का प्रयोग। आइए उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य रोटी पर फफूंदी के विकास के अवलोकन करना है। आवश्यक सामग्री है ताजा रोटी का टुकड़ा, पानी, आवर्धन लेंस, प्लास्टिक की थैली, कंटेनर, अंधेरा कैबिनेट और या बॉक्स। निम्नलिखित चरण या प्रक्रिया है। एक ताजी रोटी का टुकड़ा लीजिए, थोड़ा सा पानी से स्प्रे से रोटी को गीला करें। इसे एक प्लास्टिक की थैली या पात्र में रखें, किसी गहरे और ठंडे स्थान पर रखें। 7 दिन तक आवधर्क लेंस के साथ दैनिक अवलोकन करें। आइए प्रेषणों का अवलोकन करते हैं। प्रथम और द्वितीय दिन पर रोटी सामान्य दिखाई देती है, क्योंकि सूक्ष्म कवक बीजाणु अध्यक्ष रूप से अंकुरित होने लगते हैं। तीसरे चौथे तक कवक के बढ़ने के साफ दिखने वाले लक्षण छोटे और धुंधले धब्बे के रूप में उभरते हैं, जिन्हें कवक जाल कहा जाता है। दिन 5 से 6 के दौरान कवक के तंतुओं की सतह पर फैलने के कारण ये सफ़ेद या हरे धब्बे बड़े हो जाते हैं। अंत में दिन 7 तक रोटी पर पूर्ण फफूंदी लग जाती है, जो हरी, सफ़ेद या काली दिखाई देती है, जो ये संकेत देती है कि कवक के नए बीजाणुओं को छोड़ने के लिए फलने वाला शरीर विकसित कर लिए हैं। चलिए निष्कर्षों पर चर्चा करते हैं। कवक अंधेरे स्थानों पर अच्छी तरह से बढ़ता है, क्योंकि ये वातावरण उपापचय गतिविधि के लिए आवश्यक जलयोजन प्रदान करते हैं, जबकि प्रत्यक्ष सूरज की रोशनी से सूखने वाली प्रभावों को रोकते हैं। विभिन्न रोगों का दिखाई देना कवक के अलग अलग प्रकारों को दर्शाता है।
विभिन्न रंगों का दिखाई देना कवक के अलग अलग प्रकारों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए हरा रंग अक्सर पेनिसिलियम की उपस्थिति बताता है, जबकि काला रंग आमतौर पर राइजोपस को दर्शाता है। ये रंग उनके परिपक्व बीजाणुओं के विशेष रंग द्रव्य के कारण होता है। नमी और अंधकार दोनों की उपस्थिति जनन चक्र को तेज कर देती है, जिससे कवक तंतु बहुत तेजी से फैलते हैं और पोषक वस्तु पर जल्दी बस जाते हैं। ये प्रक्रिया शुष्क या अधिक प्रकाश वाले स्थानों की तुलना में काफी तेज होती है। आइए हम इसके सारांश पर नजर डालते हैं। प्रजनन लंबे समय तक प्रजाति के जीवित रहने की आश्वासना देता है, लेकिन किसी जीव के स्वयं जीवित रहने के लिए ये अनिवार्य नहीं है। किसी प्रजाति के सदस्य एक जैसे दिखते हैं क्योंकि उनकी डीएनए संरचना समान होती है, जो एक साझा जैविक रूप रेखा प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में डीएनए की प्रतिलिपि बनाना और को शारीरिक रूप से दो नई कोशिकाओं में विभाजित करना शामिल है, जिसमें से प्रत्येक नई कोशिका को एक एक प्रतिलिपि प्राप्त होती है। डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के दौरान होने वाली छोटी छोटी गलतियां प्राकृतिक अंतर पैदा करती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि संतान अपने माता पिता से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं। ये सूक्ष्म परिवर्तन एक प्रजाति को बदलते हुए वातावरण में अनुकूल बनने में सक्षम बनाते हैं, जो समय के साथ विकास को चलाने वाला आवश्यक तंत्र है। अब चलिए कुछ एनसीईआरटी के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों का हल करते हैं। प्रश्न ये है कि जनन में डीएनए की प्रतिलिपि बनाने का क्या महत्व है। चलिए इसका समाधान पे चर्चा करते हैं। डीएनए किसी जीव की आनुवंशिक रूपरेखा होती है और ये कोशिका के केंद्रक के भीतर गुणसूत्रों में सटीक रूप से स्थित होता है। डीएनए अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम उन विशिष्ट प्रोटीनों के निर्माण के लिए आवश्यक निर्देशों या जीनों का पूरा समुच्चय होता है, जो शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित करते हैं। यह अलग अलग प्रोटीन शरीर के मुख्य कामकाजी अणुओं और कोशिकाओं तथा ऊतकों को बनाने वाले हिस्सों के रूप में काम करते हैं। शरीर में बनने वाले प्रोटीन की मात्रा और उनके प्रकार की किसी जीव के रंग रूप और गुणों का तय करते हैं। जनन के दौरान डीएनए व्यवस्थित रूप से जनकों से संतति में पहुंचते हैं, जिससे पीढ़ियों के बीच आनुवंशिक जानकारी या लगातार बने रहना सुनिश्चित करता है। डीएनए का सीधा तौर पर एक से दूसरे में पहुंचना आनुवंशिकी के मूल सिद्धांत को समझाता है। संतति को अपने जनकों से प्रोटीन बनाने के वही निर्देश विरासत में मिलते हैं, जिनकी वजह से वे अंततः अपने माता पिता के समान ही दिखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न ये है कि प्रजाति के लिए विभिन्नता क्यों लाभदायक है, लेकिन व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं। चलिए समाधान पर चर्चा करते हैं। प्रजाति के संपूर्ण जीवों की तुलना में विभिन्नताएं एकल व्यक्ति के लिए अधिक लाभकारी होती हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक पर्यावरणीय परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कि चरम तापमान परिवर्तन या संसाधनों की कमी, जो कि मानक आबादी के जीवित रहने की में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। इन तीव्र पर्यावरणीय तनाव के अवधियों के दौरान आबादी का अधिकांश हिस्सा मर सकता है। हालांकि कुछ प्रतिरूप जिनमें विशिष्ट प्रतिरोधी गुण होते हैं, वे इन नई कठोर परिस्थितियों के जीवित रहने में सक्षम होते हैं। जीवित रहकर और प्रजनन करके ये विशिष्ट प्रजाति
के जीवित रहने को सुनिश्चित करते हैं, कुल विलुप्त होने से रोकते हैं और आबादी को समायोजित आनुवंशिक गुणों का उपयोग करके खुद को पूर्ण निर्माण करने की अनुमति देते हैं। ये एक जैविक तथ्य है कि सभी प्रकार के विचरण व्यक्ति के लिए लाभकारी नहीं होते। कई उत्परिवर्तन एकल जीव के लिए तटस्थ या यहाँ तक कि हानिकारक होते हैं, लेकिन पूरी आबादी में विविध गुणों की उपस्थिति जाति के टिकने के लिए आवश्यक सामूहिक सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं। तीसरे प्रश्न, यीस्ट और मोल्ड की प्रजनन रणनीतियों की तुलना करना है। उनकी प्रजनन इकाइयों और तरीकों के में अंतर को रेखांकित करना है। चलिए समाधान पर चर्चा करते हैं। जनक खमीर कोशिका की सतह पर एक छोटा सा उभार या कलिका बनने लगती है। ये कोशिका भित्ति के किसी एक स्थान में नरम होने और आंतरिक दबाव के कारण होता है। जनक कोशिका के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। आनुवंशिक पदार्थ की एक प्रतिलिपि जनक कोशिका में ही रहती है, जबकि दूसरी प्रतिलिपि विकसित होते हुए कलिका में चली जाती है। कलिका जनक कोशिका से जुड़ी रहकर बड़ी रहती है और उससे पोषक तत्व तथा कोशिकांग प्राप्त करती है। जब कलिका एक निश्चित आकार पर पहुंच जाती है तो उसके आधार पर एक संकुचित बनने लगता है। अंततः यह हिस्सा दबकर अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र संतति कोशिका बन जाता है। इस प्रक्रिया के बाद अक्सर जनक कोशिका पर कलिका का एक निशान रह जाता है। इसकी प्रजनन इकाइयां बीजाणु हैं और फलन शरीर नामक विशेष संरचनाओं से जारी किए जाते हैं। ये बीजाणु पर्यावरण में फैल सकते हैं ताकि एक नई फफूंदी कॉलोनी का निर्माण हो सके। यह प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न ये है कि खमीर और कवक की वृद्धि संरचना उनकी पारिस्थितिक तंत्र और उद्योग में भूमिका को कैसे प्रभावित करती हैं। चलिए समाधान देखते हैं। खमीर का सरल एकल कोशिका वाला रूप इसे चीनी को बहुत तेजी से अवशोषित करने और प्रक्रिया करने की अनुमति देता है। प्रकृति में ये किण्वक का उपयोग करके चीनी को तेजी से ऊर्जा में बदल देता है, जिससे ये पोषक तत्वों से भरपूर वातावरण में प्रमुखता हासिल कर सके। क्योंकि खमीर इतनी तेजी से कार्य करता है, इसलिए ये बैंकिंग, जहां इसके द्वारा छोड़ी गई गैस से रोटी फूलती है। ठीक है, तो इसके लिए बेकिंग या मदिरा उत्पादन के लिए यह बहुत ही अनिवार्य है। फफूंद लंबे धागों जैसे तंतुओं के रूप में विकसित होते हैं, जो कठोर पदार्थों के भीतर तक प्रवेश कर सकते हैं। ये उनके लकड़ी या मृत पौधों जैसे जटिल पदार्थों को पचाने में सहायक रहते हैं, जो कि खमीर नहीं कर सकता। मिट्टी के पोषक तत्वों को वापस पहुंचाने के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारखानों में प्रतिजैविक और विशेष किण्वकों के निर्माण के लिए फफूंद का उपयोग किया जाता है और फफूंद को उगाया जाता है। यद्यपि ये खमीर की तुलना में धीमी गति से बढ़ते हैं, किंतु आधुनिक औषधियों के लिए आवश्यक जटिल अणुओं को बनाने में ये विशेष रूप से सक्षम है। तो ये दो दिलचस्प सवाल हैं, रोचक सवाल हैं, रोचक प्रश्न हैं। आप इन्हें व्याख्यान में पूरा होने के बाद हल करें। प्रश्न 1 है,
पर्यावरणीय परिवर्तन प्रजातियों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं? एक उदाहरण दें। दूसरा प्रश्न है, प्रजनन के दौरान शरीर के डिजाइन की विशेषताओं को बनाए रखने में डीएनए की क्या भूमिका होती है? इसी के साथ हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।